Assalamu alaikum dear students. We are studying classical mechanics. This is our 19th lecture. आज के इस लेक्चर के दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में हम ये करेंगे कि जो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन बनाई थी इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एलिप्स के लिए सॉल्व करेंगे, यानी एक स्पेशल केस के लिए सॉल्व करेंगे जिसमें एसेंट्रिसिटी इज़ लेस देन 1 होगी और हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो डिराइव करेंगे. और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केपलर के लॉ, जो हमने प्रीवियसली एक लॉ डिराइव किया था विच वाज लॉ ऑफ एरियाज़. तो आज हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स और उसके साथ ही लॉ ऑफ पीरियड्स जो है वो डिराइव करेंगे. तो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन विच वी डिराइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर फॉर द कॉनिक सेक्शन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये इक्वेशन आपके सामने हमने डिराइव की थी. इसको कार्टेशियन सिस्टम में चेंज करने के लिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं विच इज़ वेरी वेल नोन टू यू. और टेंजेंट थीटा जो है वो y ओवर x होता है, उससे हमने कोस थीटा ऑब्टेन किया. तो ये दो वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अबव इक्वेशन में. तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई और कोस थीटा की वैल्यू आ गई. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड्स पे, और फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं. नाउ चेंज द वेरिएबल्स फ्रॉम x टू x डैश. तो हमारी इक्वेशन बन जाती है इस तरह से. इसमें आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ x डैश हमने पुट कर दी है. तो हर जगह x प्राइम में वैल्यूज़ आ गई हैं. अब x प्राइम स्क्वायर यहाँ से जो होगा उसको हम इस कोएफिशिएंट के साथ लिखेंगे. सिमिलरली x प्राइम के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा करते हैं. एक कोएफिशिएंट यहाँ से आएगा 2 अल्फ़ा एप्सिलॉन, और दूसरा कोएफिशिएंट यहाँ से आएगा -2 x नोट इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. और इसमें जो x नोट स्क्वायर की जो टर्म है उसको हम इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे यहाँ, और इसी तरह से 2 अल्फ़ा एप्सिलॉन x नोट जो है वो भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे. तो इस तरह से राइट हैंड साइड जो है उस पर सारी कांस्टेंट टर्म्स आ गई हैं आपकी, और लेफ़्ट हैंड साइड पे वेरिएबल टर्म्स हैं. अब आप इसमें देखिए कि अगर हमारी हम बात करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की, तो x प्राइम स्क्वायर है हमारे पास और y स्क्वायर है. तो ये जो टर्म है ना x प्राइम की, ये नहीं होनी चाहिए. यानी कि हम ऐसी वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं x नोट के लिए, क्योंकि x नोट एक रैंडम कांस्टेंट है. तो हम ऐसी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं x नोट के लिए कि ये जो टर्म है ब्रैकेट्स में ये वैनिश हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ताकि x प्राइम का कोएफिशिएंट ज़ीरो होने से x प्राइम जो है वो इस इक्वेशन में से ख़त्म हो जाए. तो उसके लिए मैं x नोट को चूज़ करता हूँ अल्फ़ा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर. इससे ये होगा कि जब हम ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2 अल्फ़ा एप्सिलॉन बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी इन x प्राइम स्क्वायर एंड y स्क्वायर, और राइट साइड पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा. और x नोट की वैल्यू जो हमने ली हुई है, अब जाहिर है कि वो पूरी इक्वेशन में हमने पुट करनी है, तो ये भी आ जाएगी स्क्वायर में, और फिर ये x नोट जो है उसकी भी वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी. अब ये कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगी हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए. ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, ये माइनस कर दें तो ये हमारे पास रह जाती है. a स्क्वायर को कॉमन ले लें, ये इक्वेशन बन गई. तो इसका LCM लेके इसको सॉल्व किया, तो अब हमारे पास y स्क्वायर का ये कोएफिशिएंट है और x प्राइम स्क्वायर का ये कोएफिशिएंट है. अब आप इसमें देखिए कि एलिप्स के लिए हम एप्सिलॉन इज़ लेस देन 1 होता है, आपको पता है एलिप्स के लिए. तो अगर ये इस इक्वेशन इस पे गौर करें तो ये इक्वेशन हाइपरबोला की भी हो सकती थी और एलिप्स की भी हो सकती थी, लेकिन हमने इसके लिए वो केस लेना है जिसमें ये एलिप्स के लिए बने. तो वो केस क्या होगा, आप देखें यहाँ एप्सिलॉन चाहे लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, चूँकि होल स्क्वायर हो रहा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा. इसी तरह से यहाँ देखिए, तो यहाँ एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 1 हुआ
तो फिर ये कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन हाइपरबोला की बन जाएगी। लेकिन अगर एप्सिलॉन लेस देन 1 हुआ और या इक्वल टू 0 हुआ, यानी 0 और 1 के दरमियान और 0, इन केसेस में ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये ब्रैकेट पॉजिटिव होने से वाई स्क्वायर के साथ जो है वो साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव साइन के साथ हमें मिलेंगे और इसका मतलब ये है कि हमारी जो इक्वेशन है वो एलिप्स इसी सिचुएशन में बनेगी कि इफ़ एप्सिलॉन इज़ लेस देन 1, इक्वल टू 0 भी हो सकता है लेकिन वो सर्कल का केस बनेगा। तो फॉर लेस देन 1 हम देखते हैं इसको, इफ़ योर एप्सिलॉन एसेंट्रिसिटी इज़ लेस देन 1 देन यू विल हैव एन इक्वेशन ऑफ टाइप दिस। तो अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ से तो ए और बी जो है वो हमें क्या मिलेंगे, ए स्क्वायर जो है वो एक्स प्राइम स्क्वायर का कोफिशिएंट के इक्वल होगा, तो उससे जो ए हमारे पास आएगा वो ये होगा अल्फ़ा ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। इसी तरह से बी स्क्वायर जो होगा वो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसके इन्वर्स के इक्वल होगा, उससे हमारे पास बी जो है वो अल्फ़ा ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे मेजर और माइनर एक्सिस बन जाएंगे। तो इसमें एक स्पेशल केस ये है कि अगर एप्सिलॉन 0 हो जाए, यानी यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो ये बन जाएगा a इज़ इक्वल टू बी, यानी आपके जो मेजर और माइनर एक्सिस हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास एक सर्कल आपको मिलेगा। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह की एक एलिप्स बन गई, ठीक है, जिसमें a मेजर एक्सिस है आपका और b माइनर एक्सिस है। तो सेमी मेजर और माइनर एक्सिस की वैल्यूज़ निकालते हैं रीसब्स्टिट्यूशंस करके। जो हमने स्टार्ट से सब्स्टिट्यूशंस की थी अब उनको रीसब्स्टिट्यूट करना है ताकि ए और बी की वैल्यूज़ एनर्जी की फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि आपको याद है कि हमने ये जो अल्फ़ा और एप्सिलॉन हैं ये सब के सब एनर्जी की टर्म्स में हमने लिखे थे, ये एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में। तो एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी की टर्म्स में अब हम अपने सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर से इक्वेशन लेते हैं कॉनिक सेक्शन की जो हमने डिराइव की फॉर द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम कुछ इस तरह आर के लिए लिख लेते हैं। अब आर जो है ना वो दो वैल्यूज़ लेगा, मिनिमम और मैक्सिमम, ये डिपेंड करेगा थीटा पर। तो अगर मैं थीटा को 0 ले लूँ तो आपको पता है कि कोज अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो कोज जब मैक्सिमम होगा डिनोमिनेटर में तो आर मिनिमम हो जाएगा। तो हमारे पास जो आर मिन की वैल्यू आएगी इट विल बी अल्फ़ा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन कोस 0 और अल्फ़ा ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन। इसी तरह से अगर कोस मिनिमम वैल्यू लेता है तो आर मैक्सिमम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस जो है वो 180 डिग्री या पाई पर होती है, तो फिर आर की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एट थीटा इज इक्वल टू पाई होगी। तो हम कोस पाई जो है वो पुट करते हैं विच इज़ -1। तो हमारे पास जो आर मैक्स है वो अल्फ़ा ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन आ गया। तो ये हमारे पास आर मिन और आर मैक्स आ गए। तो प्रीवियस स्लाइड से आर मैक्स और आर मिन का जो सम है एलिप्स में जो आपने डायग्राम में देखा वो 2a के इक्वल है, यानी 2 टाइम्स सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ से आर मैक्स और आर मिन की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो फिर a आपका जो है वो निकल आता है मेजर एक्सिस। यहाँ हम आर मैक्स और आर मिन की वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने अभी निकाली हैं, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, इनको ऐड किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मेजर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस आपको पता है लिप्स में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर से निकाला जा सकता है। ये एक बेसिक जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लें यहाँ से, तो फिर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो पहले आप स्क्वायर रूट ले लें, बी आ जाएगा ए स्क्वायर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस तरह से ये कैंसिलेशन होगी और आपके पास बी की ये वैल्यू आ गई। तो आप देख लें ये वैल्यूज़ वही आ गई हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में उस इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन को एलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए हमने ली थी। ये वही वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से भी आ गई। अब हम रीसब्स्टिट्यूशंस करते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट किया था वो एल स्क्वायर ओवर म्यू के था और एप्सिलॉन की सब्स्टिट्यूशन ये थी।
तो अब ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम ए और बी में। तो ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिज़ल्ट होगा हमारे पास, और बी में करेंगे तो ये रिज़ल्ट होगा। ये इसमें याद रखें, ए और बी आर ऑलवेज पॉजिटिव। So after deriving the law of orbits, which says that the planet revolve in the elliptical orbits, now we derive the law of periods, जिसमें हमने ये कहा था कि पीरियड जो है, टाइम पीरियड एक प्लैनेट का, वो उतना ही ज़्यादा होगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में जितना ज़्यादा बड़ा उसका सेमी मेजर एक्सिस होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन सेमी मेजर एक्सिस। तो इसको प्रूव करने के लिए वो स्टार्ट विद द केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, विच सेज दैट के एरियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय रिड्यूस मैस। तो इसमें ये डिफरेंशियल्स को सेपरेट कर लेते हैं। डी ए जो है वो एक स्मॉल एरिया है, डी टी एक स्मॉल टाइम है, इंटरवल है। इसको अगर मैं पूरे टाइम पीरियड के लिए लिखूँ डी टी को, तो मेरे पास ये आ जाता है टी। तो पूरे टाइम पीरियड में जो एरिया होगा फिर वो एरिया ऑफ एलिप्स होगा, क्योंकि हम एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ एलिप्स आपको मालूम है कि वो पाई टाइम्स ए बी होता है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्दर यहाँ सेमी मेजर और माइनर एक्सिस की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी प्रीवियस स्लाइड में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मेरा टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आ गया है। हमें एनर्जी की टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि फिर दोबारा से ये रिलेशन लेते हैं टाइम पीरियड का, और इसमें सिर्फ b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, विच इज़ a टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर रूट में टर्म है इसको भी रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको पता है a जो है वो हमारा ये होता है, यहाँ से 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एक तरफ ले जाएं, a को नीचे ले जाएं, डिवाइड कर दें। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ अल्फ़ा को रीसब्स्टिट्यूट कीजिए, विच इज़ l ओवर स्क्वायर रूट म्यू के। तो ये वैल्यू जो है ना स्क्वायर रूट की, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं टाइम पीरियड में। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद मुझे ये मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ ए आ गया मेरे पास। तो अब बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने से हमें ये मिलेगा, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। तो ये 4 पाई स्क्वायर म्यू ओवर के ये सारा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, विच इज़ द केपलर्स थर्ड लॉ। So at the end of the lecture, we briefly discuss the open orbit case. In the second case of the diagram for the types of orbits, तो हमने वहाँ जो केस 2 में जो डायग्राम में हमने केस 2 पढ़ा था, डायग्राम फॉर टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, आपको याद होगी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उस डायग्राम में जो केस 2 था, जो हमने कहा था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए है, उसमें हमने ये भी कहा था कि यहाँ पॉसिबली कुछ ओपन ऑर्बिट्स भी बन सकते हैं। तो ओपन ऑर्बिट्स की उस पॉसिबिलिटी के लिए ये एक छोटा सा ब्रीफ नोट है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए वी टेक द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो हमारा इन्वर्स स्क्वायर पोटेंशियल था वो ये था। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं इफ़ेक्टिव पोटेंशियल, हमें ये मिलता है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मिनिमम इफ़ेक्टिव पोटेंशियल जो है वो कितना हो सकता है, ताकि हम केस 2 को स्टडी कर सकें। तो मिनिमम इफ़ेक्टिव पोटेंशियल होगा जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो रख के हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो ये आएगी। तो ये वैल्यू हम जब दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे वी इफ़ेक्टिव में, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी ये। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें ये मिलेगा। तो ये मिनिमम इफ़ेक्टिव पोटेंशियल है। द बाउंड स्टेट इन द केस 2 कैन बी डिटरमिन वेदर द ऑर्बिट इज़ क्लोज्ड और ओपन। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस इफ़ेक्टिव पोटेंशियल के लिए हमें जो ओपन या क्लोज ऑर्बिट मिल सकते थे वो कैसे हैं। क्लोज तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स ही होंगे, लेकिन ओपन ऑर्बिट्स कैसे होंगे वो हम देख लेते हैं। सो वी नो दैट द सोल्यूशन ऑफ द लैग्रांज इक्वेशन फॉर द एंगुलर वेरिएबल वो ये था हमारा। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम आर मिन टू आर मैक्स एंड देन बैक फ्रॉम आर मैक्स टू आर मिन, यानी हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे एक पीरियड पर।
तो हम उसको एक पूरे साइकिल के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट करते हैं कंप्लीट साइकिल पे। तो द एंगुलर चेंज इन द रेडियस वेक्टर विल बी, तो ये जो एंगुलर चेंज होगी वो ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स इसलिए कि आर मिन टू आर मैक्स एंड अगेन टू आर मैक्स टू आर मिन, तो इस वजह से ये हमने 2 लगा दिया यहाँ। तो यहाँ से जो भी डेल्टा थीटा आएगा हमने उसको डिस्कस करना है। अगर वो डेल्टा थीटा जो है वो एक रैशनल फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई है, इसका मतलब ये है कि देखें थीटा जो है ना वो एक साइकिल के लिए होता है 2 पाई, लेकिन अगर साइकिल का कोई पार्ट आप डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसकी 2 पाई की एक रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो अगर वो 2 पाई की रैशनल फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि वो 2 पाई भी कंप्लीट करेगा, क्योंकि आप एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो है ना साइकिल का छोटा सा पार्ट जो है वो एक रैशनल फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई होगा। तो फिर आपका पूरा साइकिल भी बन जाएगा, तो आपके पास ऑर्बिट जो है वो क्लोज्ड आएंगे। तो इस केस में, जिस केस में आपने 2 पाई को एक साइकिल के लिए ले लिया और उसके एक पार्ट को उस साइकिल का एक पार्ट कंसिडर कर लिया, जैसे आप एक सर्कल मिसाल के तौर पे लेते हैं, उस सर्कल में जो आर्क लेंथ होती है एक, वो आर्क लेंथ जो है उसका एंगुलर अगर आप जो है ना सेपरेशन लें, उसका एंगल सबटेंडेड लें एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो एंगल जो भी होगा वो 2 पाई की पार्शियल फ्रैक्शन होगी। लेकिन मतलब उस केस में आपके पास एक 2 पाई कंप्लीट एंगल बनेगा और एक साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपके पास डेल्टा थीटा यहाँ 2 पाई की पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 पाई कभी भी कंप्लीट एंगल आपको नहीं मिलेगा। थीटा विल नेवर बी 2 पाई। तो अगर थीटा कभी 2 पाई नहीं होगा, उसके अलावा वैल्यूज़ लेगा, तो कभी भी एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, यानी आपका जो भी मोशन है, पार्टिकल है, वो 2 पाई को कंप्लीट करने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन 2 पाई कभी ऑब्टेन नहीं होगा और साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपके पास ओपन ऑर्बिट्स बनेंगे। इसकी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दी है, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, बट इट नेवर एंड्स अप इट्स ऑर्बिट। वो ऑर्बिट जो है वो एंड नहीं हो रहा, लेकिन एक रोसेट की फॉर्म में चलता जा रहा है, और ये इस तरह से प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करता जाएगा और इसका ऑर्बिट कभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ये बाउंड ऑर्बिट है। तो इस वजह से ये ऑर्बिट भी पॉसिबल हैं प्लैनेट्स के लिए। So this is all about the planetary motion in the case of central force field. Thank you.